सुंदरपुर नाम के गांव में एक रमा नाम की लड़की रहा करती थी। वो दिखने में बड़ी खूबसूरत थी। रमा अपने माँ पिताजी के साथ रहा करती थी। उसकी माँ शीला और पिताजी श्यामलाल हर रोज मजदूरी का काम करके अपना गुजारा करते थे। रमा पढ़ी लिखी होने के कारण उसे पढ़ा लिखा ही लड़का चाहिए था। एक दिन शीला श्यामलाल से, हमारी रमा दिखने में इतनी खूबसूरत है मगर उसकी शादी ही नहीं हो रही है। हाँ शीला, इसका तो मुझे भी आश्चर्य है, मगर इसके नसीब में जब शादी लिखी होगी तभी होगी। ऐसा कहकर श्यामलाल वहां से चला जाता है। तभी वहां उसकी पड़ोसी मालती आ जाती है और शीला से, शीला क्या कर रही हो? आजकल बाहर भी नहीं दिखाई देती। मुझे थोड़े बहुत काम थे इसलिए मैं बाहर नहीं आई। तुम बताओ कैसे आना हुआ? शीला बहन, हमारे गांव में एक सिद्ध बाबा आए हुए हैं। तुम जरा रमा के बारे में उनसे जाकर पूछो, क्या पता वो कोई रास्ता बता दे तो। लड़की का नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ मालती, तुम सही कह रही हो। मैं भी अब रमा के बारे में चिंतित रहती हूँ। उसकी चिंता अब तुम छोड़ दो। तुम बाबा से जाकर मिलो, वो तुम्हें उपाय बता देंगे। हाँ, मैं आज ही बाबा के पास जाकर आती हूँ। हाँ चलो मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। हाँ। ऐसा कहकर मालती वहां से चली जाती है। तभी शीला अपने पति श्यामलाल से, अजी मैं सोच रही हूँ कि हम आज ही सिद्ध बाबा के पास जाकर आते हैं। वहां जाकर कोई ना कोई उपाय तो निकल ही आएगा। ठीक है, तुमने सोच लिया है तो सही होगा, हम तीनों भी जाएंगे। जी मैं रमा को बताकर आती हूँ, आप भी तैयारी कर लीजिए। ऐसा कहकर शीला रमा के साथ तैयारी करने चली जाती है और कुछ समय बाद तीनों घर से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो तीनों सिद्ध बाबा के पास चले जाते हैं। शीला सिद्ध बाबा को प्रणाम करती है। प्रणाम बाबा। आओ बेटी, क्या समस्या है? बाबा, मेरी बच्ची दिखने में सुंदर है, पढ़ी लिखी है, मगर उसकी शादी ही नहीं हो रही है। बाबा थोड़ी देर आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि बेटी, तुम्हारी बेटी को मांगलिक दोष है, उसके वजह से उसकी शादी में रुकावट आ रही है। आपको उसकी शादी एक पीपल के पेड़ से करनी पड़ेगी, तभी उसको अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। बाबा आप जैसे कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हम कल ही शादी करवा देंगे। ये उचित रहेगा। मैं कल शाम के समय आऊंगा, तब शादी करवा देंगे। तुम सिर्फ एक पेड़ ढूंढ कर रखना, जिससे थोड़ी आसानी हो जाएगी। शीला और श्यामलाल वहां से रमा के साथ चले जाते हैं। तभी उनकी नजर गांव के बाहर स्थित एक पीपल के पेड़ पर पड़ती है। वो पेड़ बहुत ही पुराना होता है। इसी वजह से शीला, मुझे लगता है यही पेड़ सही रहेगा हमारी रमा की शादी करने के लिए। हाँ ठीक है, हम कल ही आएंगे। ऐसा कहकर कल श्यामलाल अपनी पत्नी शीला के साथ रमा को दुल्हन के रूप में तैयार करके पीपल के पेड़ के पास लेकर आता है। तभी दुल्हन बनी रमा शीला से, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूँ? डरने की कोई बात नहीं है रमा, बस कुछ घंटों में ये पूजा और शादी संपन्न हो जाएगी और हम हमारे घर चले जाएंगे। ठीक है। ऐसा कहकर रमा वहाँ खड़ी रहती है। सभी लोगों को पता ही नहीं होता कि उस पीपल के पेड़ पर भूत है। वो भूत रमा को देख बहुत खुश हो जाता है और खुद से, कितनी सुंदर दुल्हन है ये, शायद यहाँ शादी करने आई है, मगर ये तो पेड़ से शादी कर रही है। इससे अच्छा मैं ही इससे शादी कर लूं। जीते जी तो मेरी कोई पत्नी नहीं थी, मगर मरने के बाद इतनी सुंदर बीवी मिलेगी। तभी वहाँ सिद्ध बाबा आकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। मंत्र पढ़ते ही रमा को पेड़ के चारों ओर घूमने के लिए कहते हैं। तभी रमा, जी बाबा, ऐसा कहकर रमा पेड़ के चारों ओर फेरे लगाती है। तभी भूत उसके पास आकर खड़ा होकर उसके साथ फेरे लगाता है। फेरे लगाते समय रमा खुद से, मेरे पास कोई है जो मेरे पीछे चल रहा है, लेकिन मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं दिख रहा है। रमा फिर से इधर उधर देखती है और पेड़ के साथ 7 फेरे लगाती है। ये देख घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि उसकी शादी विधिवत हो गई। उसके मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहना दिया जाता है। इसी तरह से शादी संपन्न हो जाती है। रमा अपने माँ पिताजी के साथ घर चली जाती है। रमा को रास्ते में घर जाते समय भी उसके साथ कोई है ऐसा लगता है। रमा अपनी माँ से, माँ मुझे कब से लग रहा है कि मेरे साथ कोई है। रमा, आज तुम बड़ी थक गई हो, इसी वजह से तुम्हें लग रहा होगा। हाँ माँ, शायद तुम सही कह रही हो,
मैं अभी सोने जा रही हूँ। ठीक है। ऐसा कहकर रमा अपने कमरे में चली जाती है और आराम करने लगती है। तभी रमा अपने गले से मंगलसूत्र निकालकर सो जाती है। अगले दिन रमा के गले में मंगलसूत्र पहना हुआ था और मांग में सिंदूर भी भरा हुआ था। ये देख रमा चौंक जाती है। तभी भूत खुद से, तुम मेरी पत्नी हो और मुझे तुम ऐसी रहो ये पसंद नहीं है। ऐसा कहकर भूत वहां से चला जाता है। तभी रमा अपना मंगलसूत्र और सिंदूर निकाल डालती है और नहा धोकर तैयार हो जाती है। अब अगले दिन से रमा को बहुत से अच्छे रिश्ते आने लगे थे। ये देख शीला और श्यामलाल बहुत खुश हो गए थे। एक दिन श्यामलाल के यहाँ एक संजय नाम का लड़का रमा को देखने आता है। तभी श्यामलाल उसका स्वागत करता है। आइए ना। नमस्ते। 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 ऐसा कहकर सभी घर में बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में रमा चाय लेकर वहां आ जाती है और सबको चाय देने लगती है। तभी संजय को रमा के पीछे कुछ डरावना साया दिखाई देता है। तभी संजय, भूत भूत, माँ यहाँ भूत है, चलो यहाँ से। अरे आप कुछ भी क्यों कह रहे हो? यहाँ कहाँ भूत है? हमें तो नहीं दिखाई देता। माँ चलो यहाँ से, वो भूत देखो हमारी तरफ ही कैसे देख रहा है। हाँ संजय चलो, हमें नहीं करनी ये शादी। तुम्हारे लिए मैं कोई दूसरी लड़की ढूंढ लूंगी। ऐसा कहकर संजय और कांता वहां से चले जाते हैं। उनको जाते देख रमा अपने पिताजी के पास आकर, पिताजी मेरे नसीब में शायद शादी लिखी ही नहीं है। अब चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर रमा अपने कमरे में चली जाती है। इधर भूत बहुत खुश हो जाता है कि उसके घर से मेहमान डरकर भाग गए थे। अब हमेशा ऐसा ही हुआ करता था कि रमा को देखने के लिए लड़के आया करते थे। तभी भूत आकर कुछ ना कुछ करके उन्हें भगा दिया करता था। एक दिन रमा अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी उसे एक आवाज आती है। उस आवाज की ओर देखती है तो वो बहुत डर जाती है। वहाँ एक बहुत डरावना भूत खड़ा दिखाई देता है। तभी रमा भूत से, तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। मैंने तुमसे शादी की है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मैंने पेड़ के साथ शादी की थी, तुम्हारे साथ नहीं, समझे? तुमने मेरे साथ शादी की थी और मैं हमेशा उस पेड़ पर ही रहता हूँ। मैं ऐसा नहीं मानती। मुझे अब आराम करना है, तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसा कहकर रमा सो जाती है। तभी वो भूत बाहर आ जाता है और देखता है कि शीला और श्यामलाल बातें कर रहे थे। शीला श्यामलाल से, हमेशा इतने अच्छे रिश्ते आते हैं मगर सभी भूत भूत कहकर भाग जाते हैं। क्या सच में हमारे घर में भूत है? मैं भी इसी दुविधा में हूँ कि ये सब कौन और क्यों कर रहा है। मेरी बेटी का घर बसने जाता है और बसने से पहले ही उजड़ जाता है। ऐसा दोनों बातें कर रहे थे। तभी वहाँ भूत आ जाता है और भूत शीला से, मैं इसी घर में रहूंगा। मेरी रमा से शादी हो गई है। भूत भूत, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? भूत भूत, मैं एक भूत हूँ। तुम्हारी बेटी और मैंने शादी कर ली है। अब मैं उसका पति हूँ, उसी नाते मैं आपका दामाद लगता हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? मेरी बेटी भूत से कैसे शादी कर सकती है? हम दोनों की शादी आप दोनों ने ही करवा दी थी। हम इस शादी को नहीं मानते। भूत से कोई शादी करता है क्या? तभी भूत को बहुत गुस्सा आता है। वो शीला को पकड़ता है और उसे ऊपर उठा लेता है। तभी शीला जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अजी अजी बचाइए, ये भूत मुझे मार डालेगा। हाँ मैं कुछ करता हूँ, शीला तुम घबराओ मत। श्यामलाल वहाँ से जाने लगता है। तभी भूत उसको भी दूसरे हाथ से पकड़ लेता है और ऊपर उठा लेता है। तभी घर में आवाज सुनकर रमा की नींद खुल जाती है और वो बाहर आकर देखती है तो भूत ने उसके माँ पिताजी को हाथों में पकड़कर उठा लिया था। ये देख रमा भूत से, मेरे माँ पिताजी को छोड़ दो, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रमा तुम यहाँ से भाग जाओ। नहीं माँ, इस भूत से भाग के कोई फायदा नहीं है, वो कभी भी आ सकता है। तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ। तुम इन्हें कह दो कि तुम्हारी शादी का विचार छोड़ दो, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। ऐसा कहकर रमा कमरे में चली जाती है और दुल्हन का जोड़ा और उसका मंगलसूत्र लेकर आती है। तभी वो भूत देखता ही रहता है कि रमा क्या कर रही है। तभी रमा किचन में जाकर
घासलेट लेकर आती है और कपड़ों पर डालने लगती है। तभी भूत रमा से, रमा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे माँ पिताजी को छोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर भूत उसके माँ और पिताजी को छोड़ देता है। तभी रमा उसकी शादी के जोड़े को आग लगा देती है और उसमें मंगलसूत्र भी जल जाता है। ये देख भूत भी जल उठता है और भूत को मुक्ति मिल जाती है। अब रमा की शादी एक अच्छा लड़का देखकर हो जाती है और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कितने भी कठिन परिस्थिति आए उसका डटकर सामना करना चाहिए। अपने खुद पर विश्वास रखकर हर नया कार्य करना चाहिए। श्यामपुर नाम के गांव में एक हरिया नाम का आदमी अपने पत्नी सुषमा के साथ रहा करता था। हरिया को एक लड़का था जिसका नाम था राजू। राजू अपने घर के हालात देख अपने माँ और पिताजी से कुछ नहीं मांगता था। हरिया ऑटो रिक्शा चलाता था। उसकी खुद की ऑटो रिक्शा थी, मगर वो खराब हो जाने के कारण वो आंगन में पड़ी हुई थी। हरिया किराए पर ऑटो रिक्शा लिया करता था और रात को ऑटो रिक्शा के साथ उस ऑटो का किराया भी चुकता कर दिया करता था। हरिया ने दिन भर जितनी कमाई की उसमें से आधा हिस्सा तो किराए में चला जाता था। इसीलिए हरिया के घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। एक दिन सुषमा हरिया से, अजी, घर का राशन खत्म हो गया है, जरा आते समय कुछ लेकर आना। सुषमा, मैंने तुम्हें हफ्ते पहले ही पैसे दिए थे, क्या वो खत्म हो गए? हाँ जी, वो तो कब के खत्म हो गए। सुषमा, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारे पैसे तो किराया देने में ही चले जाते हैं। ठीक है जी, अब चिंता मत करो, ये हफ्ता ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है सुषमा, मैं देखता हूँ ये 2 दिन में कुछ होता है क्या। जी। ऐसा कहकर हरिया खाना खाकर सो जाता है। उसका बेटा राजू ये सब देख रहा था। उसको घर के हालात देख बहुत बुरा लगता था। हरिया अगले दिन जाकर फिर से ऑटो रिक्शा किराए पे लेकर चलाने निकल जाता है। तभी हरिया मन में, आज मुझे कुछ भी करके ज्यादा पैसे कमाने ही पड़ेंगे, वरना मेरे घर का गुजारा नहीं होगा, ऐसा मन में सोचकर हरिया ऑटो चला रहा था। तभी एक आदमी ने हरिया को आवाज लगाई, अरे भैया, जरा ये लकड़ियाँ बाजार में लेकर चलोगे? हाँ, जरूर लेकर चलूंगा, तुम ऑटो में वो लकड़ियाँ डाल दो। हाँ भाई साहब, अभी डालता हूँ। ऐसा कहकर वो आदमी ऑटो में लकड़ियाँ डालता है और हरिया बाजार में लकड़ियाँ लेकर चला जाता है। तभी वो आदमी एक जगह लकड़ियाँ उतारकर बाजार में बेचने चला जाता है। तभी वो आदमी, अरे भाई, तुम जाते समय इस रास्ते से जाओगे क्या? मेरी लकड़ियाँ भी तब तक बेची जाएगी तो मैं तुम्हारे साथ ही वापस आ जाऊंगा। ठीक है भाई साहब। ऐसा कहकर हरिया वहाँ से चला जाता है। हरिया दिन भर काम करता है। शाम का समय हो जाने के कारण हरिया घर जाने लगता है। तभी उसे आदमी की याद आती है। हरिया उसे देखता है तो वो आदमी एक पेड़ के नीचे खड़ा दिखाई देता है। तभी हरिया उसके पास जाकर, चलो भाई, मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें भी रास्ते में छोड़ देता हूँ। हाँ चलो भाई। हरिया के साथ वो आदमी उसके ऑटो में बैठ जाता है। तभी हरिया उस आदमी से, भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शिवा है भाई, मैं रास्ते में ही रहता हूँ। मेरा लकड़ी बेचने का कारोबार है, कभी अच्छी लकड़ी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती। अच्छा, मैं भी ऑटो रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करता हूँ। किराए का ऑटो रिक्शा चलाकर आधा मुनाफा तो उसी में चला जाता है। हाँ भैया, ये बात तो सही कही तुमने, आधा मुनाफा तो किराए में ही चला जाता है। हाँ भाई। शिवा, तुम्हारा घर आ गया, आता हूँ भाई। ऐसा कहकर शिवा वहाँ से चला जाता है और हरिया अपने घर चला आता है। आज भी ऑटो रिक्शा के मालिक को आधा मुनाफा देकर हरिया अपने घर चला जाता है। तभी सुषमा हरिया से, अजी, आज कुछ ज्यादा मुनाफा मिला है क्या? अरे नहीं सुषमा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे तुम मुझे पैसे मांगती हो और मैं तुम्हें हमेशा मना कर देता हूँ। आज दिन भर क्या क्या हुआ वो बताइए। आज मुझे एक नया दोस्त मिला है, उसका नाम शिवा है। उसका लकड़ी बेचने का व्यवसाय है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। हाँ। उन दोनों की बातें राजू सुन लेता है और राजू हरिया से, पिताजी, क्या आपका दोस्त आपको कुछ लकड़ियाँ देगा? पूछना पड़ेगा बेटे, मगर हमें लकड़ियों की क्या जरूरत है? पिताजी, मेरे मन में एक विचार आया है, अगर आपको ठीक लगे तो हम आगे उस पर विचार करेंगे। मुझे पहले ये बताओ, तुम्हारा विचार क्या है? पिताजी, आपने कहा था ना कि हमारी ऑटो खराब हो गई है, लेकिन उसका इंजन शुरू है। अगर हमने उस ऑटो के पार्ट को लकड़ी का बना दिया तो हमारा काम भी हो जाएगा और ऑटो भी तैयार हो जाएगी। इसमें हमें कम खर्चा भी लगेगा। अरे राजू,
ये विचार तो मेरे मन में कभी आया भी नहीं। मैं कल ही शिवा से पूछकर उससे लकड़ियां खरीदता हूँ और लकड़ी के कारागिर को बुलवाकर उनसे ये काम करवा लेते हैं। ये सच में बहुत अच्छा विचार है। इससे हमारा ऑटो का किराया भी बच जाएगा। हाँ सुषमा, तुम सही कह रही हो। मैं कल ही शिवा के पास जाकर पूछता हूँ। नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। जी। ऐसा कहकर तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब हरिया काम के लिए निकलता है तो शिवा से मिलने के लिए जल्दी निकल जाता है। हरिया शिवा के घर सुबह ही चला जाता है। तभी शिवा अखबार पढ़ रहा होता है। तभी हरिया शिवा से, नमस्ते शिवा, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ हरिया भाई। आज सुबह सुबह इधर आना कैसे हुआ? अरे शिवा, मुझे तुमसे कुछ काम था, इसलिए तुमसे सुबह सुबह मिलने चला आया। क्या काम था हरिया भाई तुम्हें मुझसे? शिवा, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए थी। क्या तुम मुझे थोड़ी सी लकड़ियां दे सकते हो? मेरे पास पैसे आ जाने के बाद मैं तुम्हें उसके पैसे दे दूंगा। अरे हरिया भाई, ये क्या पूछने की बात है? तुम लेकर जाओ, पैसे बाद में भी दिए तो चलेगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। हरिया शिवा की ये बातें सुन खुश हो जाता है। तभी शिवा हरिया को लेकर अपने लकड़ियों के गोदाम में लेकर चला जाता है और हरिया से कहता है, हरिया भाई, तुम्हें जो भी लकड़ी चाहिए तुम वो ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये लकड़ी बहुत अच्छी है। फिर मैं यही लकड़ी लेकर चला जाता हूँ। तुमने मेरी बड़ी सहायता की है शिवा भाई। अरे भाई, दोस्ती में तो इतना चलता ही है। चलो शिवा भाई, मैं चलता हूँ। ये लकड़ियां घर लेकर जाता हूँ और काम भी तो करना है। हाँ हरिया भाई, ठीक है। ऐसा कहकर हरिया शिवा के यहाँ से लकड़ियाँ लेकर अपने घर चला आता है और घर के आंगन में लकड़ियाँ डाल देता है। तभी सुषमा हरिया से, अजी आप लेकर आए लकड़ियाँ, अब हमारी ऑटो का काम जल्दी हो जाएगा। हाँ सुषमा, मैं अभी कारागिर को बुला कर लाता हूँ। वो आज से ही काम शुरू कर देगा तो अच्छा होगा। जी। ऐसा कहकर हरिया राम नाम के कारागिर के पास चला जाता है। राम तब अपना दुकान खोल ही रहा था। तभी हरिया राम से, अरे राम भाई, मुझे तुमसे कुछ काम है। अरे भाई, आज इतनी सुबह सुबह क्या काम निकला? अरे राम भाई, मेरा पुराना ऑटो है ना, उसका इंजन चालू है। बाकी के ऑटो के पार्ट तुमको लकड़ी के बनाने हैं। तुम ये मेरा काम कर दोगे क्या? अरे हरिया भाई, मैंने आज तक ऐसा काम कभी नहीं किया। मुझसे हो पाएगा या नहीं मुझे नहीं पता। आप कर सकते हो, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। मुझे आशा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। ठीक है, मैं प्रयास करके देखूंगा। तो चलो राम भाई, आज से ही काम शुरू कर दो। ठीक है हरिया भाई, मैं अभी तुम्हारे साथ आता हूँ। ऐसा कहकर राम हरिया के साथ हरिया के घर चला जाता है। राम उस पुराने ऑटो को देख हरिया से, अरे हरिया भाई, इस ऑटो में तो कुछ बचा ही नहीं है। फिर भी मैं इसे अच्छी बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। राम भाई, अगर तुमने ये मेरी ऑटो ठीक कर दी ना, तो मेरा सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। मैं देखता हूँ। ऐसा कहकर राम ऑटो का काम करने बैठ जाता है। कुछ ही समय में राम ऑटो के पार्ट बना लेता है और ऑटो को बैठाने के लिए चला जाता है। वो ऑटो सच में बहुत खूबसूरत बनी थी। शाम को जब हरिया घर पर आया तो राम ने उसका काम पूरा कर लिया था। उस काम को देख हरिया बहुत ही खुश हो जाता है और राम से, अरे राम भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। अरे हरिया, मैंने मेरा काम किया है, बस और कुछ नहीं। अब तुम देख लो क्या करना है। हरिया खुश होकर राम को उसके काम के पैसे देता है। तभी राम वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अब हरिया वो ऑटो चलाकर देखता है तो वो बहुत अच्छी तरह से चलने लगी थी। ये देख हरिया, राजू और सुषमा बहुत खुश हो गए थे। अब अगले दिन से हरिया अपनी लकड़ी की ऑटो रिक्शा लेकर काम करने चला जाता है। उसके पास लकड़ी की ऑटो रिक्शा देख लोग आश्चर्य से देखते हैं और उसमें बैठते हैं। अब उस दिन से हरिया की कमाई बहुत अच्छी तरह से हुई। अब हरिया ने सबसे पहले शिवा के पैसे लौटाए और बाद में घर की जरूरत अनुसार कुछ चीजें लेकर आया और अब वो अपनी खुद की ऑटो चलाकर बहुत धनवान बन गया था। उसने अपना पुराना घर नया बनवा लिया था। ये देख हरिया और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। ये सब लकड़ी की ऑटो रिक्शा के कारण सफल हुआ था। उन दोनों को अपने बेटे राजू की होशियारी और सूझबूझ पर नाज होने लगा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कितने भी कठिन परिस्थिति आए उसका डटकर सामना करना चाहिए। अपने खुद पर विश्वास रखकर हर नया कार्य करना चाहिए।